Good morning, students. Today we will discuss our next chapter, that is chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स देखिए, पहले नाम से पता चलता है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 या 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में इससे आता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें से दो टॉपिक इस बार रिवाइज सिलेबस में हटाए गए हैं, जो कि कोलिजन थ्योरी है, और एक और है, लेकिन उसमें सिर्फ आर्हेनियस इक्वेशन है, लेकिन उसमें आपको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब समझ में आ रहा होगा। केमिकल मतलब रसायन, काइनेटिक मतलब गति। रसायन की गतिकी, इसका मतलब क्या हुआ? अब रसायन दौड़ेगा तो है नहीं, लेकिन उसकी कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ये होता क्या है? पहले तो देखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है। The reaction in which we only mix the reactant and they form product, वह रिएक्शन जिसमें हम केवल क्या करते हैं, रिएक्टेंट को मिलाते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट को मिलाते हैं और हमें दूसरा कोई काम नहीं करना होता है, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। याद रखना कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इज वेरी क्रिटिकल वर्क टू फाइंड आउट द काइनेटिक्स ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इस केमिकल इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालना वेरी हार्ड काम है, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बिकॉज ये बहुत इंस्टेंटेनियस ना, समझ में आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसको बहुत सुपरविजन में करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो सिल्वर नाइट्रेट में NaCl मिलाया तो हमें मिला क्या? सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। क्या क्या मिलता है? वाइट प्रेसिपिटेट। और फिर क्या बना? सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो ये दूसरी रिएक्शंस आती है, अभी सब बताऊंगा, देखते चलो, टॉपिक वाइज है सब। वेरी स्लो क्या होता है? ऐसे डायमंड से ग्रेफाइट, आपको पता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलर आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये सब क्या हैं सब कार्बन ही, लेकिन देखिए कितना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी चेंज होती है ना। ग्रेफाइट बहुत लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्टागनल हेक्सागनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी हार्ड, इसीलिए वो इतना हार्ड हो जाता है। तो ये हो गई वेरी स्लो रिएक्शन। फिर आती है इंटरमीडिएट, मतलब माध्यमिक अभिक्रियाएं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन किया, देखो क्या बचा, बना क्या? H2 + I2। H2 + I2 मीन्स कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों क्या हुआ? आयोडाइड अलग हो गए। तो ये देखो, ये कुछ रिएक्शंस तुमको समझ में आ रही होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। कैसे पता चला? डिकम्पोज हो गए। कौन सा? हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या हुए? देखो डिकम्पोज हो गया। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा ना, हाइड्रोजन और आयोडीन दो हैं, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड का, और जब डिकम्पोज हुआ तो हाइड्रोजन अलग हो गया और आयोडीन अलग होगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, याद रखना कि हम लोग सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स किसका मेजर करते हैं? इंटरमीडिएट रिएक्शन का, क्योंकि इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तब हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। इट इज़ द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना इसका क्या मतलब है? इट इज़ द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस। देखिए, जैसे ये हुई R रिएक्टेंट है, और ये मिलके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो R प्रोडक्ट बना रहा है, मीन्स कि R क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, प्रतीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए, फिर है टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? रेट। जैसे रेट देखो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। जैसे समझो, ये देखिए, ये है रिएक्टेंट, ये बना प्रोडक्ट, हमने लिखवाया रेट। रेट क्या होगा? तो देखो आर क्या होता जाएगा, हमने पहले मान लिया कि ये 10 ग्राम है, सपोज कर लो, समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? 10 मोल है। तो ये क्या हो जाएगा? और ये प्रोडक्ट बनाया है फिर कितने का? 10 का। तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना, लेकिन रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगी?
डिक्रीज होगी, तो इसी को बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। बहुत इजी है, समझ लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। या फिर कह सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये भी वाइस वर्सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट लिया। अब देखो पहले तो प्रोडक्ट बना नहीं था, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो। कोई भी चीज़ पहले ही बन जाती है क्या, पहले बन जाती है, बनाते क्यों, तो ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। अब देखोगे धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या हो गई, 10 हो गई। क्यों, एट द फाइनल प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो गई, 10 हो गई। मतलब 0 से 10 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वही तो लिखवाया है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए, और या फिर डिक्रीज, दोनों चीज़ें सेम है, आप कुछ भी कह सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट, ये देखो मैंने दिखा दिया, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। तो इनिशियल में रिएक्टेंट कितनी है, R1 है, फाइनल कितनी हो गई, R2। इसके रेस्पेक्ट में पहले जब थी तो टाइम क्या था, T1 था, और सेकेंडरी टाइम क्या हुआ, T2 हो गया। नेक्स्ट है रेट। अब देखो फिर क्या बताओगे, रेट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। भाई पहले 5 था, पहले रिएक्टेंट की रेट, पहले रिएक्टेंट कितना था, 10 ग्राम था, और मैंने मान लिया 5 ग्राम क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना, डेल्टा R कितना बचा, R2 माइनस R1। समझ पा रहे हो इस बात को। पहले मैंने कहा कि पहले आपकी स्पीड 5 थी, बाद में 10 हो गई, कितनी बची, तो आप क्या बोलोगे, 10 माइनस 5, यानी डेल्टा S। वैसे ही डेल्टा R भी है इसमें, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जांपल लिया, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब डिकम्पोज होकर के क्या बना रहा है, PCl3 बनाया और Cl2 बनाया। तो देखो रेट क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा 2। तुम सोच रहे होगे ये माइनस कैसे आया, माइनस बेटा इसलिए आया क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है रिएक्टेंट की, डिक्रीज हो रही है। दिस नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये साइन शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जैसे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन A+2B। अब देखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होगा, A+2B गिव्स आउट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन 2C+D इसने बनाया, तो रेट क्या हो जाएगा, dA/dt। अब देखो यही DA के लिए लोगे तो dA/dt, और 2 मोल लिया है तो 2 मोल का याद रखना, तुरंत क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, -1/2 dB/dt। इसी तरीके से अगर C में लोगे तो -1/2 dC/dt। इसी तरीके से अगर D में लेते तो dd/dt, dd/dt, d/dt, ठीक, d/dt। ये समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, फिर देखिए फैक्टर, अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को। पहली चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कि जो भी कोई चीज़, जो भी मैटर, जो भी सब्सटेंस आपने रिएक्शन करने के लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक डेली लाइफ एग्जांपल दूँ, आपने घर में लोगों के पोताई होती है, और अगर उसमें थोड़ा सा चूना आप डालो, है ना, तो देखोगे धीमे धीमे रिएक्शन होगी। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दो तो फिर बहुत बबल्स निकलने लगते हैं वाटर से, ठीक है, तो मीन्स उसकी क्या हो गई, रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो डबल हो जाता है। किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है, जिसका स्टैंडर्ड क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप पानी को बॉयल कर रहे हो, तो अगर आप 80 डिग्री सेल्सियस पे हो तो अभी मान लिया वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका 5 है, और इसी को आपने 10 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। फिर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, हाउ मच इट विल रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, दोनों चीज़ पे क्या करता है, ये डिपेंड होता है, ठीक है। फिर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। जैसे इट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने कहा कि जैसे एक रिएक्शन ले लिया H2+O2, हमें क्या बनाना है, पानी बनाना है, 2H2O बनेगा, ठीक है। अभी तो ये रिएक्शन नॉर्मली ऑटोमेटिक नहीं होती, इसके लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है।
रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अब मैं इसी में क्या करूँ, प्लेटिनम डाल दूँ, ठीक है। तो प्लेटिनम क्या करेगा, इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक मतलब ये इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा मतलब, लेकिन याद रखना ये केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन पूरी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। और ये लास्ट में आपको एज इट इज़ बाहर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी इसी रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। यूज़ नहीं होता, ये बिल्कुल जस्ट आपको एज इट इज़, अगर 2 ग्राम आपने यूज़ किया है तो 2 ग्राम आपको पूरा का पूरा बाहर मिल जाएगा। बाहर मीन्स कि आउटसाइड में जब आप रिएक्शन हटाओगे तो इसके अतिरिक्त ही आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इन्वॉल्व नहीं होता है, डजेंट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे देखिए रिएक्शन दिखाया H2 + O2 गिव्स आउट प्लेटिनम H2O, तो ये प्लेटिनम आपको आउटसाइड आप ऐसे ही मिल सकता है, ठीक है। फिर है सरफेस एरिया। हाँ याद रखना, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे देखो, इतना बड़ा कोई भी मैटर ले लो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। इतना बड़ा ले लोगे तो उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, विल बी मोर इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर आता है जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ए बी हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे। ये जो ब्रैकेट का साइन है कंसंट्रेशन का साइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो के आ गया। मींस के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। याद रखना के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, एंड इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द होल केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है पूरी केमिकल रिएक्शन में, और इस पे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आएगा तो मैं कराऊंगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो मोर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरीके से डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एट फिक्स टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर फिक्स करोगे तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, फिक्स रहेगी। बट इंक्रीज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके नोट्स बनाइए और पढ़ लो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में कवर करेंगे।